हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, तो इसके टॉपिक शुरू करने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सबसे बड़ा समुच्चय क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सी? एक तो दशमलव रूप, और एक बिना दशमलव के। दशमलव रूप भी आगे फिर तीन तरह से डिवाइड हो गया। पहला क्या है? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है अशांत आवर्ती, और तीसरा है अशांत अनावर्ती। शांत दशमलव प्रसार कैसे? जैसे 2.4 लिख दिया, 2.4 लिख दिया, दशमलव के बाद अंक खत्म हो गया। 3.14 लिख दिया, दशमलव के बाद दो अंक है, मतलब खत्म है, गिन सकते हैं अपन इनको। दशमलव के बाद मैंने लिख दिया 7.456, खत्म हो गया। मतलब शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है? दशमलव के बाद अंक कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए। 10 अंक हो, 4 अंक हो, 2 अंक हो, 3 हो, कुछ भी, कितने भी हो, खत्म हो रहे हैं। अशांत आवर्ती का मतलब क्या है? दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं हो रहे, चल रहे हैं। जैसे 1 4 1 4 1 4 1 4 डैश डैश डैश, मतलब दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं हो रहे हैं और बार बार पुनरावर्त हो रहे हैं। अशांत आवर्ती का मतलब क्या? दशमलव के बाद अंक न तो खत्म होंगे और बार बार क्या होंगे? पुनरावर्त होंगे। जैसे 1 4 1 4, और कोई एग्जांपल लेते हैं। 0.371 371 371 डैश डैश डैश, इसमें दो अंक पुनरावर्त हो रहे हैं। इसमें दशमलव के बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 अंकों की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। पुनरावर्त होने का मतलब क्या? अंक बार बार आएंगे, वही अंक आएंगे। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, 3.4567 4567 डैश डैश डैश, इसमें कितने अंक पुनरावर्त हो रहे हैं? 4 अंक, 4 अंक। फिर आगे मैं पूछना चाहूँ तो आप बता दोगे झट से कि क्या आएगा? 4 5 6 7। इसमें मैं पूछूँ कि आगे क्या आएगा? तो 1 4 1 4। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँ इसमें आगे पॉइंटों में क्या आएगा? तो आप बोलोगे 371 371 371। ये अशांत आवर्ती है। तीसरा बच्चा अशांत अनावर्ती। ये क्या होते हैं? दशमलव के बाद न तो अंक खत्म होते हैं और न ही पुनरावर्त होते हैं, कुछ भी आ जाए। जैसे मैंने लिखा 3.7 3 4 5 0 1 6 5 7 8 3 डैश डैश डैश। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आगे क्या आएगा, तो आप बता नहीं पाओगे। जैसे इन तीनों में आप बता रहे थे कि इसमें क्या आएगा? 4 5 6 7, इसमें क्या आएगा? 1 4 1 4 1 4, इसमें क्या आएगा? 3 7 1 3 7 1 3 7 1। इसमें मैं पूछना चाहूँ कि क्या आएगा, तो आप बता नहीं पाओगे कि आगे क्या आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई सीरीज नहीं है, कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। इस तरह से और कुछ भी आ जाए, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोले सर हम इसमें आगे बता देंगे कि 5 0 फिर 1, कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें 2 0 1 आ जाए, 0 0 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ये भी कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। ये भी दशमलव के बाद न तो अंक खत्म हो रहे हैं, डैश 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 का मतलब क्या? न तो खत्म हो रहे हैं, और यहाँ क्या देख रहे हैं अपन कि कोई भी अंक पुनरावर्त नहीं हो रहे। वास्तविक संख्याएं दो भागों में डिवाइड थी, दशमलव रूप में और बिना दशमलव रूप के। दशमलव रूप जो है वो तीन तरह से आगे डिवाइड था: शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। आवर्ती में क्या था? बार बार रिपीट हो रहे थे और न खत्म हो रहे थे। अनावर्ती में दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं हो रहे और बार बार पुनरावर्त भी नहीं हो रही। और शांत में क्या था? दशमलव के बाद अंक कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रही। बिना दशमलव प्रसार के क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। पहली कौन सी होती हैं?
प्राकृत संख्याएं, जिसको अपन किससे लिखते हैं, n से। ये क्या होती हैं, 1 से चालू होती हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। फिर होती हैं पूर्ण संख्याएं, ये किसे लिखते हैं, इसको w से। 0, ये चालू कहाँ से होती हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश। मैं अब आपसे पूछना चाहूँ कि प्राकृत संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं। कोई पूछ ले आपसे कि क्या 3.5 प्राकृत संख्या है, तो नहीं है। पूर्ण संख्या है तो भी नहीं है। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्लस अनंत तक, लेकिन पूरी संख्याएं होती हैं। इसी तरह से पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं, प्लस अनंत तक जाएंगी, लेकिन पूरी संख्या होंगी। फिर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को किसे लिखते हैं, z या i से भी लिख देते हैं। ये क्या होते हैं, माइनस अनंत से लेके, ये अनंत का निशान है, माइनस अनंत से लेके -3 -2 -1 0 1 2 और प्लस अनंत तक की पूरी संख्या। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की पूरी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती है। तो वास्तविक संख्याएं 2 भागों में डिवाइड थी, दशमलव में और बिना दशमलव के। ये वाली मतलब बिना दशमलव की वाली, और शांत दशमलव और अशांत आवर्ती, ये वाली और ये वाली दोनों क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। मतलब बिना दशमलव के जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। शांत दशमलव प्रसार में जितनी भी संख्याएं अपन लिखते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। अशांत आवर्ती में जो आती हैं वो भी सारी की सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं। अशांत अनावर्ती में जो आती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या में आगे भी आता है, पाई भी आता है, √2 √3, इनके बारे में तो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। इनको अपरिमेयता इनकी सिद्ध करेंगे अपन। ये थी संख्याएं, तो आप इनको अच्छे से वीडियो को रोक के नोट करें एक बार। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को और अच्छे से समझने के लिए अपन इनकी परिभाषाएं देखते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q क्या है, पूर्णांक हैं, तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने उदाहरण है 10। तो आप पूछ रहे होंगे सर ये p/q रूप कैसे है, कि बट्टा में कुछ नहीं होता तो अपन बट्टा में क्या मान सकते हैं, 1। परिभाषा क्या कहती है, p/q रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख दिया। p व q पूर्णांक हैं, हाँ सर पूर्णांक हैं, तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है ये 0 नहीं होनी चाहिए। ऊपर की p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन सिर्फ किस पे है, q पे है। q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ये लिख दूं 0/1, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ है सर। अकेला 0 परिमेय संख्या है, क्यों, हाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो अकेला 0 जो है परिमेय संख्या है। p 0 हो सकता है, q नहीं होना चाहिए। क्या ये सर परिमेय संख्या है, हाँ, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1 10 आ जाएगा। p/q रूप है, हाँ है। p व q पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0, सही है, परिमेय संख्या है। -7/1 ये भी परिमेय संख्या है। ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती है। ये अभी पीछे देखा अपन ने, अशांत आवर्ती को अपन ने परिमेय संख्या बताया था। सर इसको p/q रूप में कैसे देखें, इसको 9th क्लास में अपन सिद्ध करके आए थे कि अशांत आवर्ती को p/q रूप में किस तरह से दर्शाते हैं। √49 कैसे पता चला परिमेय है अपरिमेय, आपने 49 का अंडर निकाला तो कितना है, 7/1 परिमेय संख्या है। मतलब जिसका अंडर पूरा आ जाए, जैसे 25 लिख दिया, हाँ 25 का अंडर कितना होता है, 5, परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, p/q रूप में इनको अब नहीं लिख सकते, जहां p व q क्या है, पूर्णांक हैं, और q बराबर नहीं होना चाहिए 0, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई है, सर कोई बच्चा बोलता है, सर क्लास में बच्चे बोलते हैं कि पाई का मान तो सर 22/7 है। पाई का मान कितना है, 22/7 है। तो सर ये तो p/q रूप है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है सर परिमेय संख्याओं वाली, तो ये पाई है परिमेय संख्या कैसे
है तो पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, अप्रोक्स 22/7 होता है। पाई का मान अपन देखें तो पाई का मान अशांत आवर्ती होता है, 9th क्लास में अपन ने देखा है। तो ये अपरिमेसिंग है। क्या बोला कि पाई का मान एकदम एक्यूरेट 22/7 नहीं है, लगभग 22/7 है। इसलिए क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू अशांत अनावर्ती है। तो ये अपरिमेसिंग है। √2 अपरिमेसिंग क्या है? क्योंकि 2 का √ पूरा पूरा आता नहीं है और इसको अपन पॉइंट में निकालेंगे, दशमलव में निकालेंगे तो अशांत अनावर्ती आएगा। ये अशांत अनावर्ती है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपन इसको p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते। बढ़ते हैं आगे, अपन वीडियो को रोकें और नोट करें। अब इसमें एक प्रमेय है 1.3। प्रमेय 1.3 क्या कहती है? इसका यूज है क्वेश्चन के अंदर, इसका यूज है। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, कहती क्या वो समझाता हूं। क्या कहती है प्रमेय? यदि ए कोई अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें खुद ये और एक के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। प्रमेय क्या कहती है? ए कोई अभाज्य संख्या है तथा ए p² को विभाजित करता है। दो कंडीशन होगी इसमें। दो कंडीशन कौन सी? कि ए कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? ए जो है, जो अभाज्य जो संख्या है, वो p² को विभाजित करता है। तो ये प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय 1.3 क्या कहती है? तो ए p को भी विभाजित करेगा। ठीक है। इस स्टेटमेंट में आपको समझ में नहीं आया? कह रहा क्या, एक बार दोबारा से बताता हूं। ए कोई अभाज्य संख्या होनी चाहिए पहली कंडीशन। फिर ए जो है p² को विभाजित करे तो क्या है? ए जो है p को भी विभाजित करेगा। जैसे मान लेते हैं 5 है पहली कंडीशन। ए कोई अभाज्य संख्या है तो 5 अभाज्य संख्या है। वह 5 जो है 225 को विभाजित करता है। किसका स्क्वायर है ये? 15 का स्क्वायर है। p एक अभाज्य, ए कोई अभाज्य संख्या है तथा ये जो है इसको विभाजित करता है। 225 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा, मतलब p² को विभाजित करा। p² ये है, उसका स्क्वायर p² कितना आ गया? 225 को विभाजित करता है। मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है जो 225 को विभाजित करती है। 225 क्या है? 15 का स्क्वायर। तो ये प्रमेय क्या कहती है? ए p को विभाजित करेगा। तो देख लो आप, 5 जो है 15 को भी विभाजित करता है। ये प्रमेय काम में आएगी तो अपन सीधा उसका यूज में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपके? और एक टॉपिक है इसमें सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या है? वे 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 होनी चाहिए, संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी उभयनिष्ठ संख्या का भाग न जाए, वो होती है सह अभाज्य संख्या। मैं उदाहरण लिख रहा हूँ आपके सामने, 4-5 उदाहरण लिख रहा हूँ। आप बताना, 2-3 समझाऊंगा, फिर आप बताना कमेंट सेक्शन में कि सह अभाज्य हैं या नहीं। 2-2 के पेयर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा 12 और 15, ठीक है, एक पेयर ये लिख दिया। मैंने आपसे पूछा सह अभाज्य है या नहीं है, मैंने लिख दिया 7 और 18, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 5 और 22, फिर मैंने लिख दिया 14 और 21, और फिर मैंने लिख दिया 25 और 30। अब ये जो पेयर हैं आपको बताने हैं कि सह अभाज्य हैं या
नहीं है। चेक कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का नहीं सॉरी 3 का जा रहा है, और इसमें भी 3 का जा रहा है। मतलब 3 जो है उभयनिष्ठ संख्या है दोनों के लिए, जिसका भाग दोनों में जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ संख्या जिसमें एक के अलावा कोई किसी उभयनिष्ठ संख्या का भाग न जाए, लेकिन इन दोनों में 3 जो है उभयनिष्ठ है जिसका भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य नहीं है। इसको देखते हैं, ऐसी कोई संख्या है क्या आपके दिमाग में, एक के अलावा कोई संख्या है क्या जिसका दोनों में भाग जाए? तो आप देखोगे कि दोनों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो, तो ये सहभाज्य है। ठीक है, ये इन दोनों में कोई एक संख्या का भाग जा रहा है क्या, एक के अलावा नहीं जा रहा, तो ये भी सहभाज्य हैं। ये दोनों आप देख के बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सहभाज्य हैं या नहीं है, ये 2 और ये 2। तो सहभाज्य संख्याएं भी समझ में आ गई, पर मैं 1.3 भी समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा उदाहरण नंबर 9 है कि सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको अपन विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अपरिमेय तो सिद्ध करना है, हम मानेंगे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखो ये स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन है, लिखना बहुत पड़ेगा इसमें, तो रेडी रहो आप आंसर में। अपरिमेय सिद्ध करना है, मैं इसका उल्टा मानूंगा, विरोधाभास करूंगा, विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, मैं इसको परिमेय मानूंगा। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा कि जो मैंने शुरू में इसको परिमेय माना था वो गलत है। परिमेय गलत हो गया तो ये कैसा ही हो जाएगी, √3 एक अपरिमेय संख्या। तो देखो माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको मैंने परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये √3 परिमेय संख्या है तो इसको भी अपन p/q रूप में लिख सकते हैं। तो वही बात लिखेंगे, अतः 2 सह-अभाज्य पूर्णांक p व q इस प्रकार होंगे कि, कैसे पूर्णांक माने, सहभाज्य पूर्णांक माने मैंने कि √3 बराबर क्या हो गया, p/q होगा, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0। सहभाज्य पूर्णांक क्या माने, क्या होते हैं सहभाज्य पूर्णांक, मतलब इन दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा। ये बात ढंग से याद रखना कि सहभाज्य पूर्णांक मैंने p व q को मानना है। तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको सहभाज्य संख्याएं समझाई हैं, कौन सी होती हैं, वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें कोई एक संख्या का भाग न जाए। तो मैंने p व q को सहभाज्य माना, मतलब p व q में कोई एक संख्या का भाग नहीं जा रहा, ये बात आप याद रखना। ठीक है, जहां p व q √3 बराबर p/q, जहां q बराबर नहीं होता 0 की, ये इधर q भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा √3 गुणा q बराबर p। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोले सर वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको सिद्ध करने का प्रोसेस है, वर्ग करने पर। अब इधर वर्ग करूंगा तो √3 गुणा q की स्क्वायर बराबर p की स्क्वायर, गुणा पे अपन वर्ग करेंगे तो ये जो स्क्वायर है दोनों पे अलग अलग आ जाएगा। इस पे मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुणा q की स्क्वायर बराबर में क्या है, p की स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर मानेंगे 1। अब आप देखो इन दोनों संख्याओं का गुणा क्या है, p² है, तो इस p² में q² का भी भाग जाएगा और इस p² में 3 का भी भाग जाएगा। बोले सर कैसे, जैसे 3 गुणा 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, इस 12 में 4 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। तो वही है यहाँ पे, इन दोनों संख्याओं का गुणा p² है, तो p² में q² का भी भाग जाएगा और p² में 3 का भी भाग जाएगा। ठीक है, काम का मेरे कौन है 3, तो लिखेंगे समीकरण 1 से p² में 3 का
पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो प्रमेय 1.3 को याद करवा। प्रमेय 1.3 क्या कहती है कि यदि ए कोई अभाज्य संख्या है और पी स्क्वायर को विभाजित करे तो ए जो है पी को भी विभाजित करेगी। तो देखो ये अभाज्य संख्या है 3 और समीकरण 1 से ये क्या सिद्ध हो रहा है कि पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है। तो वही बात लिखेंगे, तो प्रमेय 1.3 से पी में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। अब अगर P में 3 का भाग जा रहा है, मान लो 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो 6 किस रूप की है? 3 गुणा 2 रूप की। 12 में या 18 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो 18 किस रूप की है? 3 गुणा 6 रूप की। 21 में 3 का भाग जाता है तो 21 किस रूप की है? 3 गुणा 7 रूप की। 24 में जा रहा है तो 24 किस रूप का है? 3 गुणा 8 रूप का। मतलब क्या समझा? मतलब क्या समझे कि 6 में 3 का भाग जा रहा है तो 6 3 गुणा आगे कोई संख्या उस रूप का है, 18 है 3 गुणा कुछ किसी रूप का है, 21 3 गुणा किसी रूप का है। क्यों? क्योंकि इनमें सब में 3 का भाग जा रहा है। अब P में भी 3 का भाग जा रहा है तो P भी किस रूप का होगा? इसलिए P किस रूप का होगा? 3 गुणा आगे कुछ और मान लेते हैं, P 3 गुणा A रूप का होगा कि नहीं होगा? उससे ये बात समझ में आ गई ना आपके। अब ये P का मान कहाँ रखेंगे अपन? समीकरण 1 में रखेंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर ये P का मान यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखो क्या कहती है समीकरण 1? 3 गुणा क्यू की स्क्वायर बराबर पी की स्क्वायर, और P की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा ए की होल स्क्वायर। तो क्या हो गया ये? 3 गुणा क्यू की स्क्वायर बराबर 9 गुणा ए की स्क्वायर। ये 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो क्यू की स्क्वायर बराबर 3, 9 में 3 का भाग जाएगा तो 3 गुणा ए की स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर मानेंगे 2। दिख तो रहा है क्या? हाँ अच्छे से दिख रहा है। ये समीकरण नंबर होगी 2। आपने क्या देखा कि समीकरण 2 से क्या हो रहा है? जैसे समीकरण 1 में किया था अपन ने, समीकरण 1 में क्या किया था? इन दोनों संख्याओं का गुणा ये था। उसी तरह समीकरण 2 में क्या है? इन दोनों संख्याओं का गुणा ये। तो समीकरण 2 से किसमें? क्यू स्क्वायर में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वापिस से प्रमेय 1.3 को याद करो। क्यू स्क्वायर में 3 अभाज्य संख्या, इसका भाग जा रहा है तो प्रमेय 1.3 से क्यू में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां मैंने P व Q को क्या माना था? सहभाज्य पूर्णांक। मतलब सहभाज्य पूर्णांक होने का मतलब क्या है कि P और Q में दोनों में कोई एक संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया? यहां तो मैंने क्या सिद्ध कर दिया कि P में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और यहां क्या सिद्ध कर दिया मैंने? Q में भी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहां सहभाज्य माना था और वापिस से मैंने क्या सिद्ध कर दिया कि P में भी 3 का भाग जा रहा है और Q में भी 3 का भाग जा रहा है। वो तो क्या हो गया? इसका क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। वही बात लिखेंगे अपन। देखो क्योंकि हमने P व Q को सहअभाज्य पूर्णांक माना था, परंतु यहां
पी व क्यू में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक माना था और यहाँ क्या सिद्ध हो गया कि पी व क्यू में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। जो विरोधाभास है यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आया जो कि हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। उसको अपने विरोधाभास मान दिया, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ। देखो वापिस से बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा तो मैथ से ज़्यादा तो स्टेटमेंट लिखने हैं, लेकिन समझ के करोगे तो ज़्यादातर टीचर्स क्या बोल देते हैं कि इसको रट लो, रटने से नहीं, इसको समझ के करोगे तो रटने की जरूरत नहीं। देखो वापिस से पढ़ते हैं। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, मैंने इसका उल्टा माना। मैंने क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिभाषा क्या कहती है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि P बटा Q रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। बोले सर अपन ने इसको सहभाज्य पूर्णांक क्यों माना? मान ले √3 बराबर होता 15/20। तो सर ये तो सहभाज्य नहीं है, लेकिन कटेगा ना, 5 के पहाड़े में कट के 3/4 आ गया, ये तो सहभाज्य है ना। तो मैंने पहले ही मान लिया कि कट पिट के जो ये संख्याएं हैं P व Q हैं, ये क्या है, सहभाज्य कटने के बाद। तो √3 बराबर P बटा Q हो गया। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब ये Q इधर भाग में था तो इधर गुणा में आ गया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया मैंने। वर्ग करने पे मैंने एक समीकरण बनी, मैंने देखा कि इन दोनों का गुणा p² के बराबर आ रहा है। तो इस समीकरण 1 से क्या हुआ, p² में 3 का भाग जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि परिमेय 1.3 क्या कहती है कि p² एक अभाज्य संख्या है और a का भाग p² में जाए तो a जो है p को भी विभाजित करेगी। तो मैंने देखा ये अभाज्य संख्या, इसका भाग p² में जा रहा है यहाँ से, तो परिमेय से p में भी 3 का भाग जाएगा। अब p में अगर 3 का भाग जा रहा है तो p किस रूप की होगी, 3 गुणा a रूप की होगी। इसका मान मैंने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, हल किया तो Q वापिस से समीकरण नंबर 2 में बनी। वो क्या कहती है, 3 गुणा a² बराबर Q²। इससे फिर मैंने देखा कि इसमें Q² में 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो परिमेय 1.3 से वापिस से Q में भी 3 का भाग जाएगा। हमने P व Q को सहभाज्य माना था, लेकिन यहाँ मैंने वापिस से क्या सिद्ध कर दिया कि P व Q में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जो विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आया, जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि इसी तरह से इसी प्रकार अपन क्या सिद्ध कर देंगे, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे, √5 को कर देंगे, √7 को कर देंगे, √11 को कर देंगे। इसी प्रकार इन सबको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कर देंगे। कैसे, जब √2 को सिद्ध करना पड़ेगा तो √3 की जगह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जहां √3 आ रहा था वहां क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। बाकी सेम गणना चलेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। जहां √3 आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। जब अपन √5 को सिद्ध करेंगे तो जहां √3 आ रहा है वहां √5 आ जाएगा। जब 7 को करेंगे तो इसी तरह से सारे हो जाएंगे। बार बार नहीं करवाएंगे, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो ये आप खुद से करना रफ कॉपी में। उदाहरण नंबर 10 है, सिद्ध करो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। देख के तो यूं लग रहा होगा कि जो पीछे क्वेश्चन किया उससे बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये उससे छोटे है। देखो कैसे, इसमें क्या है, एक √√ वाली संख्या आएगी और एक बिना √√ की संख्या आएगी। तो अपन को क्या करना है, √√ वाली संख्या को अलग करना है। देखो कैसे करेंगे, आंसर में करेंगे इसको भी विरोधाभास विधि से। माना
5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 2 सह अभाज्य पूर्णांक P व Q इस प्रकार होंगे कि परिमेय संख्या तो परिभाषा से किस प्रकार होंगे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर P बट्टा Q, जहां Q बराबर नहीं होगा 0 की। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद यहां हर क्वेश्चन में ऐसे चलेंगे। अब क्या करना आपको, अंडर रूट वाली संख्या को अलग करेंगे, बाकी जितनी भी बिना अंडर रूट की संख्या है उनको सबको एक तरफ कर देंगे। तो देखो कैसे, मान लेते हैं मैं इसको अलग करना चाहूँ, ये अंडर रूट 3 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो देखो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 5। ये तो आपकी गणना है, अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ करना है। आप 5 को भी उधर लेके जा सकते हो, अंडर रूट 3 को भी उधर लेके जा सकते हो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या नॉर्मली क्या है, आदत सी रहती है कि अंडर रूट वाली संख्या को प्लस में अलग करेंगे, माइनस में भी कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, अंडर रूट 3 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर क्या बचा 5 बराबर क्या हुआ P बट्टा Q प्लस अंडर रूट 3। मेरे को अंडर रूट वाली संख्या अलग चाहिए, तो अब ये इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस P बट्टा Q बराबर में क्या आया अंडर रूट 3। बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। लघुत्तम कितना आया Q, 1 के पहाड़े में Q कितनी बार में आया, Q बार में। Q को 5 से किया तो 5 Q। लघुत्तम लेके घटाना तो आता है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं सर ये कैसे कर रहे हो आप, लघुत्तम लेके मैं क्या कर रहा हूँ, इनको घटा रहा हूँ। 1 का और Q का लघुत्तम कितना आया, Q आया। जैसे 1 का और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 5 आएगा। 1 का और 7 का 10, 7 आएगा। 1 का और 10 का 10 आएगा। उसी तरह 1 का और Q का कितना आएगा, Q आएगा। तब 1 के पहाड़े में Q कितनी बार आया, Q बार। Q को 5 से किया तो 5 Q। Q के पहाड़े में Q कितनी बार में, 1 बार। 1 को P से किया तो P। ठीक है, और कोई इधर कैलकुलेशन हो नहीं सकती, अंडर रूट वाली संख्या अलग है, अलग होती है, अपन उसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है कि अंडर रूट वाली संख्या अलग होगी, उसके दूसरी तरफ देखो क्या क्या है, तो देखते हैं क्या क्या है। समीकरण 1 में, 1 के LHS में, क्योंकि ये बाकी चीज़ें LHS में ना, LHS में 5, Q, P। 5 है, Q है, P है। बोले सर माइनस P है। P निशान नहीं देखने हमें, संख्याएं कौन सी हैं। 5 थी, Q है, P है, ये भी Q ही है। सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, कि Q पूर्णांक हैं। अब पूर्णांकों पे चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, नीचे वाली संख्या 0 तो है नहीं, जितनी भी संक्रियाएं लगाएंगे सारी की सारी क्या होंगी, परिमेय संख्या, पूर्णांक हैं। इन पे जितनी भी संक्रियाएं लगाएंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो P बट्टा Q रूप में होगा, तो ये सारे क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए LHS परिमेय संख्या है। अगर LHS परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या है, जो विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने अंडर रूट 3 को क्या किया था, अपरिमेय संख्या किया था सीधे। अगर अकेली अंडर रूट वाली संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन में अकेली अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी आए तो आप वो पूरा प्रोसेस अपनाओगे, जैसे इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था। अगर अंडर रूट वाली संख्या के साथ कुछ ना कुछ प्लस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, गुणा में आ जाए, मल्टीप्लाई गुणा में भाग में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या करना है, अंडर रूट वाली संख्या को यूं अलग करेंगे, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। ये प्रोसेस रहेगा। अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या, जो विरोधाभास है, यही बात, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आया। जो कि हमने क्या माना था,
जो कि हमने माना था कि, क्या माना था आपने कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हो गया, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? तो इस तरह से अंडर रूट के साथ में अगर कुछ और आ जाए, प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो अपन को क्या करना है, अंडर रूट वाली संख्या को अलग करना है और यही प्रोसेस अपनाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सिद्ध करो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। देखो आपने देखा कि अंडर रूट वाली संख्या के साथ कुछ ना कुछ प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में आ रहा है। तो इसका क्या तरीका है कि अपन पहले इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, तो 2 सहभाज्य पूर्णांक, ए व बी मान लेते हैं, ए व बी इस प्रकार होंगे कि, जरूरी नहीं है बी व क्यू मानो, ए व बी भी मान सकते हैं, जो आपका नाम है वो भी मान सकते हो। मानना है कुछ भी पूर्णांक है, ये सहभाज्य पूर्णांक है। इस प्रकार होंगे कि, किस प्रकार होंगे कि जो हमारी संख्या है परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, हमारी संख्या क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगी, ए बट्टा बी, जहाँ नीचे वाली क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, बी बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब धीरे धीरे क्या करना है, मुझे अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ करेंगे, चाहे इस तरफ करो चाहे इस तरफ, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा। देखो कैसे लेके जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। 3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचेगा 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बट्टा बी माइनस 3, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, लघुत्तम ले लेते हैं इधर पहले। 2 अंडर रूट 5 बराबर लघुत्तम कितना है बी, ए माइनस 3b, कैसे है वो समझ गए होंगे। 2 इधर गुणा में, मुझे अंडर रूट वाली संख्या को अलग करना है, ये बात अब अपने दिमाग में बैठा लो कि अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, चाहे उस तरफ कर दो चाहे इस तरफ। अब 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा का माना जाता है। 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, इसके भाग में आएगा। तो अंडर रूट 5 बराबर ए माइनस 3b, बट्टा में 2 आ गया साथ में 2b। अंडर रूट वाली संख्या अलग होते ही समीकरण नंबर 1 मान लेंगे उसको। अब आपने क्या देखा, समीकरण 1 के RHS में, अब RHS में है सारी संख्याएं, क्या क्या है बताओ, a है 3 है, b है, a है 3 है, b है, और क्या है 2 है, और b तो पहले आ गया। ये है सारे क्या है पूर्णांक हैं, जो पूर्णांक हैं। अब पूर्णांकों में जितने भी मैं संक्रियाएं लगाऊंगा मिलके क्या बनाएंगे, पी बट्टा क्यू रूप बनाएंगे। इसलिए पी बट्टा क्यू रूप है तो RHS क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया, इसलिए RHS परिमेय संख्या है। इसलिए RHS परिमेय संख्या तो अंडर रूट 5 भी है, परिमेय संख्या अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 5 को तो अपन अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या है, जो क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास किसका है, अंडर रूट 5 परिमेय संख्या बोल रहा है ये, और अंडर रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इस बात का विरोधाभास है। और ये आया किस कारण, यह विरोधाभास
यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आया। इसलिए गलत क्या माना था मैंने, परिमेय संख्या इसको माना था, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, आया समझ में? तो वीडियो को रोके और नोट करें। उदाहरण नंबर 11 में देखो क्या है, 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। पूरी हिंदी लिख के, राम कहानी लिख के नहीं समझाऊंगा मैं, आपको अंडर रूट वाली संख्या अलग करना सिखा रहा हूँ। हिंदी आप पिछले क्वेश्चन में देख के लिख लेना। इसको मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 सहभाज्य पूर्णांक इस प्रकार होंगे कि किस प्रकार होंगे कि 3√2 बराबर a/b, जहां b बराबर नहीं होना चाहिए 0। मैं आपको अंडर रूट वाली संख्या अलग करना सिखा रहा हूँ। बाकी हिंदी क्वेश्चन पीछे से देख के पूरी की पूरी हिंदी वही है, लिख लेना आप। यहाँ लिखूंगा तो वीडियो 2 घंटे का बन जाए, फिर आप बोलोगे सर बहुत लंबा वीडियो है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट वाली संख्या को अलग करना मुझे, तो ये 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, इधर क्या बचा, अंडर रूट 2 बराबर a/3b। इसको अंडर रूट वाली संख्या को अलग होते ही क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे वही कहानी की समीकरण 1 के RHS में a 3b हैं जो पूर्णांक है, RHS परिमेय संख्या है, ठीक है, वगैरह 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 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या मानोगे आप, 1/√2 बराबर a/b, जहां b बराबर नहीं है 0। ये क्वेश्चन इतने छोटे नहीं है, आप हिंदी पूरी वहां से लिख के देख के लिख लेना, है ना। मैं तो आपको अंडर रूट वाली संख्या अलग करना सिखा रहा हूँ। इसमें कैसे करें सर, बच्चों की दिक्कत होती है, तिरछा गुणा कर देंगे, वज्र गुणा बोलते हैं जिसको, वज्र गुणा कर देंगे। एक पद इधर है एक पद इधर है, बट्टा में है तो वज्र गुणा कर देते हैं। इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, √2a बराबर b। अब अंडर रूट वाली संख्या मुझे अलग चाहिए, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो अंडर रूट 2 बराबर b/a, समीकरण नंबर 1। अंडर रूट वाली संख्या अलग होते ही समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे राम कहानी वो वहां से देख के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में, 3 का फर्स्ट पार्ट है ये, मानेंगे क्या मानेंगे कि अंडर रूट क्वेश्चन क्या है, 7 अंडर रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना। अंडर रूट वाली संख्या के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में, भाग में, प्लस में, माइनस में आए तो ये तरीका अपनाएंगे। अकेली अंडर रूट वाली संख्या को यूं आ गया कि अंडर रूट 7 को अपरिमेय सिद्ध करो, तो वो तरीका लंबा है, जैसे अपन ने अभी उदाहरण किया था वो। लेकिन अंडर रूट वाली संख्या के साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस में आ जाए तो इस तरह से मानेंगे, क्या मानेंगे कि a/b, जहां b बराबर नहीं है 0, अंडर रूट वाली संख्या को अलग करना है तो इधर भाग में, तो अंडर रूट 5 बराबर a/7b, समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में क्या है, 6 + अंडर रूट 2 मानेंगे, माना 6 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो सहभाज्य पूर्णांक a व b इस प्रकार होंगे, किस प्रकार होंगे कि 6 + अंडर रूट 2 बराबर a/b, जहां b बराबर नहीं है 0। मुझे तो अंडर रूट वाली संख्या अलग चाहिए, 6 इधर देखो प्लस में, अंडर रूट के साथ क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचा, अंडर रूट 2 बराबर a/b -6, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो अंडर रूट 2 बराबर लघुत्तम कितना है b, a - 6b। अंडर रूट वाली संख्या अलग होगी, जितने भी अपन ऑपरेशन लगा सकते थे लगा दिया, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। आगे वही राम कहानी, RHS में क्या क्या है, a है, 6 है, b है, जो पूर्णांक हैं, RHS परिमेय संख्या है। अगर RHS परिमेय संख्या तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या है। जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आया, अतः 6 + 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अपनी आगे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।